आपसे करता हूं। एक बार कह दिया कि मैं इंडिया जाऊंगा तो जाऊंगा, बार बार इनकार करती रही, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया। उठाया मैंने पिस्टल और अपनी धर्मपत्नी को गोली मार दिया, उसका काम समाप्त कर दिया। रही मेरी छोटी सी बहन, मैं उसे लिवा करके इंडिया के लिए रवाना हो गया। इंडिया में जब पहुंचा तो एक रूम लिया, वहीं पर रहने लगा और काम की तलाश करता रहा। काम की तलाश करता रहा। मैं अमरगढ़ में पहुंचा, किसके पास? सेठ दीनानाथ के पास। और मैंने सुना कि वो स्टील फैक्ट्री का मालिक है। मैंने कहा, सेठ जी मुझे नौकरी की तलाश है, अगर जगह खाली है तो हम आपके यहां काम करने के लिए जरूर। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर ये बात है तो तुम मेरे यहां आकर के काम करो। रामचरण, कुछ समय तक मैं वर्कर के हिसाब से काम करता रहा। सेठ दीनानाथ जी मुझ पर खुश हो गए, इसलिए कि मेरे कारनामे पर, जैसा कि मैंने काम वहां पर करके दिखा दिया, कोई वर्कर किया नहीं, मुझ पर खुश हो गए। और कुछ समय के बाद वर्कर की जगह पर, यानी वर्कर का काम न करने पर हमें मैनेजर बना दिया, स्टील फैक्ट्री का मैनेजर बना दिया। तब से मैं यहीं पर अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं और आज तक मैंने किसी को एहसास नहीं होने दिया कि मैं इंडिया का रहने वाला नहीं हूं। कोई नहीं जानता कि मैं इंग्लैंड का रहने वाला हूं। लेकिन रामचरण एक बात जानना चाहते हैं, ये बताओ तुम कितने समय से यहां काम करते हो? ये 12-14 साल। क्या बात? तुम्हारी भाषा मैं समझ नहीं पाया। 12-14 साल हो। 12-14 साल। बैंक बैलेंस से कुछ किया? का? बैंक बैलेंस से कुछ किया, यानी कि पैसा कुछ जमा किया बैंक में या नहीं? खास सेटबे नहीं करत। मतलब 10-12 ठी लड़कियां हैं। अच्छा। 4-5 ठी मेहरारू हैं। 4-5 औरत है तेरे पास? मतलब मैं समझा नहीं। ना समझ पौला। समझा? एक रोथ हमार हुई ये। हाँ। अजन बड़ा बड़ा लड़कियां हो के मेहरारू आवत जाती तो घरों में 4-5 ही नहीं हैं। तुम्हारा बोले कुछ अर्थ ही अलग। ठीक है, हम मानते हैं कि तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है, खर्च नहीं हटता है, बैंक बैलेंस नहीं कर पाए। नो रामचरण, अगर मैं यहां आ गया हूं तो मेरे कहने सुनने पर तुम चलोगे तो भगवान की कसम खाकर कहता हूं कि किसी दिन तुम माला माल हो जाओगे। हाँ, ठीक बा। मेरे इशारे पर काम करना, और भगवान की कसम खाकर कहता हूं, इशारा? हाँ, मेरे इशारे पर, मेरे दिखाए हुए रास्ते पर चलोगे तो मालिक ने अगर चाहा तो इस स्टील फैक्ट्री का मैं मालिक बनूंगा और तुम्हें मैनेजर बना दूंगा। ये मेरा वादा है। आई एम मैनेजर स्टेट फैक्ट्री का। अभी से मैनेजर नहीं बने, अभी मैनेजर नहीं बने हो, भरोसा इतना बड़ा कर लिया। मैनेजर बना दूंगा। बतावा करी हम ना। तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो वक्त आने पर मैं बताऊंगा। अभी समय चलता हूं, देखता हूं कि कितने वर्कर काम कर रहे हैं और कितने वर्कर अपने घर में आराम कर रहे हैं। चलो मेरी इस वक्त, लेकिन आज मुझे मौका मिल गया तो हम सेठ दीनानाथ को बर्बाद कर देंगे। ये रहा श्रीमान बाबू रंजीत सिंह का अगला शो। ब्रेक के बाद वक्त का इंतजार है। शेर जी के चरणों में दास का प्रेम स्वीकार हो। क्या समाचार है रामसरा? समाचार सब ठीक है सेठ जी, लेकिन मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं।
जानना ये चाहता हूं, आप उदास काहे हैं? आपके चेहरे से रौनक खत्म हो गई है। आखिर क्या मुझसे आप नहीं बताएंगे? राम शरण, आज हम उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां हमें अपनी जिंदगी की सारी जिम्मेदारियों को निभाना है। आज तक मैंने जो कुछ किया अपने घर परिवार के लिए, कंपनी के वर्करों के लिए, शायद मैंने जिंदगी के अहम पहलू को उस हिसाब से नहीं लिया। रामदास, तुम तो जानते हो कंपनी के साथ साथ घर की भी जिम्मेदारी है। दोनों बच्चे सयाने हो गए हैं। मेरी बेटी चंदा भी सयानी हो गई। जिंदगी की भागदौड़ में पता ही नहीं चला कि कब मेरी बेटी जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया। उसकी शादी की चिंता मुझे सताए रहती है और यही कारण है कि मेरे चेहरे से खुशी गायब है। राम शरण जी बाबू, आप तो जानते हैं कि मेरी पहली पत्नी से गौतम और चंदा, मेरी पहली पत्नी का जब स्वर्गवास हुआ तो मेरे दोनों बच्चे बड़े मासूम थे। कंपनी के वर्करों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, सहयोगियों ने, साथियों ने सलाह दिया कि देख दीनानाथ, जिंदगी बहुत बड़ी है, तू अपनी जिंदगी को किसी न किसी हाल में गुजार लेगा, लेकिन सोच अगर तू कंपनी चला गया तो तेरे मासूम बच्चों को कौन देखेगा। इसलिए रामचरण लोगों के कहने पर मैं मजबूर हो गया और सोचा तो हकीकत मेरे सामने आ गई। मैंने दूसरी शादी की और दूसरी पत्नी के रूप में जब कंचना इस घर में आई, मेरे बच्चों का लालन पालन किया और कंचना की गोद से भी एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम गोविंद है। यही चिंता अब है कि जब पौधा पेड़ होने पर आए तो उसे उचित जगह पर लगा दिया जाए, नहीं जमाने को देखते हुए उसमें हवा लगती है। यही चिंता है राम शरण। आप बढ़ जाएं, सब चिंताएं दूर हो जाएगी। मैं ये सोच रहा हूं कि मैनेजर साहब को बुलाओ तो मैं उनसे कुछ मशवरा करूं इस विषय में। बढ़ जाए, मैं बुलाता हूं। मैनेजर बाबू, राम शरण, मुझे क्यों याद किया? सेठ जी ने कहा कि मैनेजर बाबू को जल्द से जल्द यहाँ को बुलाया जाए। बड़ी अच्छी बात है, हम चलते हैं। और मेरे साथ सेठ जी, आपने मुझे बुलाया और बुलाने का कारण हम आपसे जानना चाहते हैं।
बुलाने का कारण मैं जानना चाहता हूं। मुझसे अगर कोई गुस्ताखी हो गई हो तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। जरूर बताऊंगा मैनेजर साहब। चंदा बिटिया की शादी करूं कैसे मैं, चिंता हमारे यही साहब, कभी नौकर की हैसियत से नहीं देखा। आप भी मेरे घर के एक सक्रिय सदस्य हैं, इसलिए आज तक तो मैं अपनी जिंदगी को अपने बाल बच्चों, कंपनी और वर्करों के हिसाब से जीता चलाया। लेकिन एक बाप का जो फर्ज होता है अब उसको निभाने का वक्त है। आपने ठीक कहा सेठ जी। आपके जिस तरह से घर के सदस्य हैं उसी तरह से आप मुझे भी जानते हैं। लेकिन सेठ जी एक बात कहना चाहता हूं, आप ये जानते हैं लेकिन मैं अपने को आपके घर का सदस्य जरूर समझता हूं, लेकिन हूं तो इस समय आपका नौकर ही। इसलिए अपने पूरे परिवार को बुलाकर पूछ लीजिए, जो सलाह उनकी होगी वही सलाह मेरी भी। ठीक है, मेरे पूरे परिवार को बुलाओ। आप बैठ जाइए, मैं अभी सेठ जी के पूरे परिवार को बुला करके यहां पर। ठीक है मैनेजर बाबू, जाओ। पिताजी के चरणों में बड़े बेटे गौतम का प्रणाम स्वीकार होगा। पिताजी के चरणों में छोटे बेटे गोविंद का प्रणाम स्वीकार हूं। मैनेजर बाबू, ऐसे सक्षम परिवार को देख करके बहुत खुशी होती है। बिल्कुल सही कह रहे हो। सुख कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला सुख हो निरोगित काया। बहुत धन दौलत बा, शरीर स्वस्थ नहीं, सब बेकार बा। सही। पहला सुख हो निरोगित काया और दूसरा सुख हो घर में माया। क्या बात है, सुने जरूरी बात, बड़ी अच्छी बात कहा तुमने। पहला सुख हो निरोगित काया, दूसरा सुख हो घर में माया और तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी। वाह राम शरण वाह। ऐसे ठानी जी हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं। तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी और चौथा सुख हो सुख आज्ञाकारी। ये सक्षम परिवार, कोई टेंशन न, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं। बहुत खुशी होती। शेर जी जिनको कह देते हैं तुमको ये काम करना है, उस काम के ऊपर दौड़े दौड़े जाते हैं। बिल्कुल सही कहते हो राम। हाँ, सेठ जी, आपका पूरा परिवार आ गया है।
जो इनसे पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, आप कह सकते हैं। कहिए स्वामी जी। आज मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूं उसे बहुत सीरियसली समझ। बोलिए स्वामी जी, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? अब अपनी चंदा गुड़िया सयानी हो गई, अब वो बच्ची नहीं रही, इसलिए उसकी शादी की फिक्र अब सताने लगी। एक बाप के फर्ज से मैं मुक्त होना चाहता हूं, बोलो तुम्हारी क्या? यानी स्वामी जी, आप मेरी राय लेना चाहते हैं कि मैं क्या कह रही हूं? मेरी बात सुनिए। हमसे कौनो मतलब नहीं है। ये कैसी बात हो करती में आई नए सासुराल ये चंदा बिटिया हमारी तुम्हारी भी है, आई नए सासुराल सौतेलेपन का असली रूप दिखा दिया ना। वाकई अरे नारी हो, औरत हो, एक औरत का दर्द नहीं समझ सकती। मैं तुमसे कभी ऐसी उम्मीद नहीं रखता था। अच्छा? कंचना, आज जो तुम बोल रही हो, काश चंदा तेरी बेटी होती, तेरे गर्भ से पैदा हुई होती, तो क्या ऐसा बोलती? एक बात सुन ले रे, ये हर जैवा हमारे गर्भ से पैदा ना हो तब ही ठीक है। पहले हमारे बात सुन, ये हर जाई अंडी पैदा होते मन अपने महतारी का खाई डाल, हम एक हमार सगी बनाता है। ई जनवैया गाड़ी हम खाई जाई भैया हरत कहा कर अब बिटिया पैदा न हो तब ठीक है। तेरा विचारों से तो भली बात अवगत हो गया। इनका विचार तो सुन लिया आपने, इन महाशय से पूछ लीजिए। गोविंद
जी पिताजी। देख बेटा, तेरी मां ने आज वो बात कही है कि चोटियां लगी है बेटा यहाँ। अरे माना कि इसकी सगी बेटी नहीं है चंदा, लेकिन इसके एक इशारे पर अरे पागलों की तरह चंदा भागी भागी काम करती है। लेकिन आज ये चंदा के सामने, तुम्हारे सामने, पूरे परिवार के सामने जो बात कह दिया है बेटा, इस दिल में कौन सा गुनाह मैंने किया जिसकी सजा मालिक मेरी बेटी को दे रहा है? बोल बेटा, तेरी क्या राय है? तो पिताजी आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो मेरी राय सुनिए। खोल करके सुन लीजिए कि जो मां का फैसला है वही मेरा फैसला है। ये मेरी कोई सगी बहन नहीं है चंदा, ये तो मेरी सौतेली बहन है। इसकी शादी हो या ना हो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर मुझसे कोई मतलब है इस आधी जायदाद से आधी